यूएस फेड के जो चेयर थे जे पॉवेल, उन्होंने जो जैक्सन होल में जो अपनी स्पीच दी, उसके कारण यूएस बाज़ारों में और वैश्विक बाज़ारों में जो दबाव देखने को मिला पिछले हफ्ते, वो लगातार जारी था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस के वहाँ पे आप कह सकते नैस्डैक एक गिरावट के साथ बंद हुए और बहुत ज़्यादा दबाव में वो स्टॉक थे, वो पूरे बाज़ार थे। रीज़न क्योंकि जे पॉवेल ने कहा कि हम इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वो लगातार जारी रखेंगे और बहुत एग्रेसिव से जारी रखेंगे, भले ही इस रेट हाइक का मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन क्यों ना हो। ये चीज़ें हुई दोस्तों। उसके बाद अगर हम भारतीय बाज़ारों या भारतीयों का कोई डेटा देखें तो जो भारत है दोस्तों, उसने अपने जीडीपी नंबर पेश किए जो 13.5% थे। और ये अगर आप ऐसा देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत अच्छे थे अगर हम वैश्विक जो पूरा विश्व है उससे अपने आप कंपेयर करेंगे। लेकिन ये कह सकते दोस्तों, जो बाजार का एस्टिमेट था 15-15.5% का, उससे काफ़ी हद तक कम था दोस्तों। लेकिन हाँ, कुछ पॉजिटिव इस डेटा में ये लगा दोस्तों कि जो प्राइवेट स्पेंडिंग है, चाहे वो अर्बन में हो या रूरल इंडिया में हो, दोनों में ही बढ़ती हुई दिखाई दी। सर्विस सेक्टर में अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई दी। तो ये आप कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ थी पिछले हफ्ते में। फिर आपको पता होगा अभी जीएसटी की डेटा आया दोस्तों, और जीएसटी के नंबर में अगर आप सिक्वेंशली देखेंगे तो मार्जिनल ड्रॉप था, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छा खासा जंप था और 1,43,000 करोड़ रुपीस का जीएसटी कलेक्शन हुआ था अगस्त महीने में दोस्तों। और बात करें अगर बात करूं मैं दोस्तों चीफ इकोनॉमिस्ट आईसीआरए की आदित्य जी की, तो उनका कहना है कि जो सितंबर होगा वहां पर भी 20% की वृद्धि ईयर ऑन ईयर हमें देखने को मिलेगी। और यदि वैश्विक बाजारों से और भारत की जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो अच्छी रहती है और मैन्युफैक्चरिंग कुछ और बढ़ती है, तो इस साल 7% का जो वृद्धि दर है वो हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस 7% की वृद्धि दर में डोमेस्टिक से ज़्यादा जो वैश्विक बाजार है वहाँ से मुझे लगता है वो ज़्यादा डिपेंडेंट रहेगा हमारी इकॉनमी कैसे बढ़ती है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के हैं वो लगातार दोस्तों कह लीजिए हालत वहाँ की ख़राब होती जा रही है, खासकर यूरोप की। और यूएस में जिस तरह से प्राइस हाइक इंटरेस्ट रेट की हाइक बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिलेगा। और एक डेटा जो हम सबको कह लीजिए एज अ प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमने एज ए इकोनॉमी जो आप कह सकते हैं 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है, यूके को हमने पछाड़ दिया है। अब कई लोग ये कहेंगे भाई वहाँ के आप पर कैपिटा इनकम देखिए, हमारे यहाँ भी $2,500 है, उनका $47,000 है, कितना बड़ा गैप है। तो ये है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास चैलेंजेस आज भी बहुत ज़्यादा हैं। और कई लोग जब भी दोस्तों चेक करते हैं ना, कंपेयर करते हैं, वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि एज इंडिया हम एक डेवलपिंग नेशन है, हमें अपने डिफेंस में इतना ज़्यादा कह लीजिए एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है, हमें अपने डिफेंस के बजट को इतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ जा रहा है। अगर उसकी जगह हम डोमेस्टिक जो कह लीजिए जो डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स हैं, बाकी अदर जो स्कीम्स हैं उस पर निवेश करते तो हम इससे कहीं ज़्यादा और कहीं अच्छी स्थिति में होते। ये सब चीज़ें लोग भूल जाते हैं हमारे यहाँ दोस्तों कि हमें 3 से 4 वॉर लड़नी पड़ी है, और कब जब हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कह लीजिए फ्रेजाइल थी। तो ये सब चीज़ें जब इतना डेटा अगर आप लाते हैं तो आपको ये भी बताना पड़ेगा अपने देशवासियों को कि हम कहाँ से आए हैं। क्योंकि अक्सर लोग डेटा दोस्तों की जो विपक्षी पार्टी रहती है वो कुछ चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए कुछ अलग डेटा ले आती हैं, और जिनकी के लिए सरकार है वो इस डेटे को बहुत प्राउडली फील कराते हैं कि भाई अब तो सब ठीक हो गया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एज ए न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से हमें देखना पड़ेगा कि जी हाँ, चैलेंजेस बिल्कुल हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और अभी तो आने वाले समय में हमारे पास बहुत ज़्यादा चैलेंज है। और जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें दिख रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये हार्श रियलिटी है, इससे कोई नहीं भाग रहा। लेकिन हाँ, हमारी इकोनॉमी दुनिया से बहुत अच्छा कर रही है, हमारी सरकार ने मैनेज बहुत अच्छा किया है दोस्तों कोविड की सिचुएशन, अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी देशों से। तो ये चीज़ हम थोड़ा टॉपिक से भटक गए, लेकिन ये चीज़ बात करनी ज़रूरी थी क्योंकि ट्विटर में आज बहुत ज़्यादा चीज़ें ये सब ट्रेंड कर रही थी कि भाई हाँ, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है ये वो। बट स्टिल आई फाइंड इट ग्रेट, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें आगे भी अच्छा करना चाहिए। और अब बात करते हैं दोस्तों आने वाले हफ्ते में जो बड़े इवेंट्स हैं। देखिए, जो
बात करें अगर सोमवार की, तो जो सबसे पहला इवेंट होगा वो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का आईपीओ आ रहा है दोस्तों। आपको पता होगा 5 सितंबर से 7 सितंबर बीच ये खुला है। 500 से लेकर 525 के प्राइस बैंड में है ये। और बात करें इनकी, जो कह लीजिए कौन इनको ठीक से कर रहा है या लैंड मैनेजर है, तो आप देखेंगे एक्सिस कैपिटल, मोतीलाल ओसवाल और एसबीआई कैपिटल इनको कर रहे हैं दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को देख रेख कर रहे हैं। और आगे चीज़ क्या होती है दोस्तों, ठीक है, आगे क्या हो रहा है, सर्विस पीएमआई डेटा आ रहा है दोस्तों, कंपोजिट पीएमआई डेटा आ रहा है। और देखिए, जब मैं आपसे सर्विस पीएमआई डेटा की बात करता हूं ना, तो S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज की अगर हम देखेंगे पीएम डेटा में, तो जुलाई में दोस्तों ये लगभग 55.5 थी जुलाई में। और अगस्त के जो जून है, क्योंकि देखिए जून जुलाई, अभी अगस्त का डेटा आ रहा है, एक महीने पहले का आएगा, ठीक है, तो अगस्त का डेटा अभी रिलीज हो रहा है। तो अगस्त से पहले क्या जुलाई था, जुलाई में पीएमआई जो था दोस्तों वो 55.5 था, जो कि जून के 59 पॉइंट आप कह सकते हैं 2 से कम था, ठीक है। और ये कम इसलिए भी था कि मार्केट ने जो एस्टिमेट लगा रखा था वो 58.5 था और एक्चुअल जो नंबर आया था 55.5 था। बात करें आप, और अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो आप देख रहे होंगे 50 से ऊपर, तो देखिए 50 ना एक डिवाइड लाइन होता है। अगर 50 से नीचे आपका डेटा आ रहा है पीएमआई का, मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, 50 के ऊपर है मतलब आप कह लीजिए ये कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ोतरी हो मिल रही है, यानी कि अभी भी हम पॉजिटिव हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, पहली तरह उतना नहीं बढ़े, कुछ कमी आई है, लेकिन हम अभी भी सिर्फ पॉजिटिव की ओर हैं। बात करें कंपोजिट पीएमआई डेटा की दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि जुलाई का जो डेटा था वो 3 मंथ के लो में था दोस्तों, ठीक है। जो जुलाई का डेटा आया था वो 3 मंथ के लो में था 56.6 के लो में, ठीक है। और लेकिन देखिए जो डेटा था वो एक चीज़ तो ये दिखा रहा था कि हम लगातार 11वें महीने ऐसा था कि हम हमारा जो आप कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर है वो पॉजिटिव था। तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन हाँ, स्लो डाउन कहीं ना कहीं हमें महसूस हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। रीज़न आपको पता होगा क्या है, रीज़न है वर्ल्ड इकोनॉमी, हमारी खुद की इकोनॉमी। लगातार क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर हैं और लगातार हम जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं उसका असर भी हमारी इकोनॉमी को, जैसे यूएस में हो रहा है, हमें भी धीरे से देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं ट्यूसडे की, सितंबर की। तो जैसे हमारे यहाँ पीएमआई डेटा आ रहा है दोस्तों, ट्यूसडे को यूएस का डेटा आएगा, ठीक है। और अगस्त में जो कह लीजिए जो अगस्त का डेटा उनका आने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई वेंसडे को क्या होगा। तो देखिए वेंसडे को मनी सप्लाई का डेटा आएगा दोस्तों, और एक सबसे बड़ी चीज़ चाइना का ट्रेड बैलेंस डेटा आएगा दोस्तों। और चाइना का ट्रेड, आप कह सकते हैं जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ट्रेड बैलेंस नहीं बोला, ट्रेड बैलेंस भी सही है, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड बात करें तो जो इनका डेटा जो आया था दोस्तों जुलाई का डेटा, ये इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। हम अक्सर सुनते हैं चाइना की हालत ख़राब है, चाइना में ये हो रहा है, चाइना पूरा लॉकडाउन में है, फिर भी अनएक्सपेक्टेड रूप में जो इनका ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड था दोस्तों 101 बिलियन डॉलर था, जो कि इसके जुलाई के आपके जो पिछले साल की जुलाई के आप कह सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो जुलाई के पिछले मतलब यानी एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो लगभग दोस्तों 58.9 बिलियन डॉलर थे दोस्तों, ठीक है। तो अब आप देखिए 55.9 बिलियन डॉलर था, ठीक है। तो 55.9 बिलियन डॉलर से सीधा बढ़ के दोस्तों एक साल के अंदर आप कह सकते हैं जो इनका डेटा आया था 101.26 बिलियन, लगभग दुगना। मानता हूँ दुगना नहीं है, दुगने से कम है, बट लगभग दुगना। रीज़न एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी, यानी आप समझिए अभी भी चाइना शानदार काम कर रहा है। अब देखना होगा इस बार डेटा किस तरह के आते हैं, ठीक है। और बात करेंगे अब थर्सडे की। थर्सडे का डेटा भारत के लिए, यूएस के लिए, विश्व के लिए सबसे ज़्यादा कह लीजिए इस पर नज़र होगी लोगों की, क्योंकि इसका असर फेड की मीटिंग में बहुत ज़्यादा पड़ेगा। क्योंकि जो इनके जॉबलेस डेटा है, यानी कह लीजिए जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, क्योंकि वहाँ जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है सरकार ने कुछ बेनिफिट देती है या कुछ अमाउंट ऑफ का चेक देती है। तो हर हफ्ते लगभग एक डेटा रिलीज करते हैं जो ये बताता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कौन कौन ले रहा है। तो पिछले हफ्ते का डेटा जो था दोस्तों, उसमें आप कह सकते हैं जो बाजार का अनुमान था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा कह लीजिए नंबर आए थे, जो थे लगभग 2,32,000 का, और अनुमान था 2,48,000, यानी कि 2,48,000 एस्टिमेट के सामने सिर्फ 2,32,000 ने
एम्प्लॉय बेनिफिट कह लीजिए जो बेनिफिट है वो उठाया था, और इससे डर ही होता है, कईयों को लगा कि अरे तो अच्छी चीज़ है, बेरोजगारी कम हो रही है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है ना कि जो इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा बढ़ने का खतरा रहता है, ठीक है। इसके कारण जो यूएस में फेड जो इंक्रीज करने वाली इंटरेस्ट रेट को, उसको कह लीजिए आपके लिए जो बढ़ाने का जो परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये होगा कि वापस से बाज़ारों में डर लगेगा कि भाई अब तो बढ़ने वाली है और ज़्यादा एग्रेसिव होना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आएगा यूरोपियन सेंट्रल बैंक की के नंबर्स आएंगे कि भाई वो इंटरेस्ट रेट को किस तरह बढ़ा रही है या घटा रही है, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने घटाया था, माफ़ कीजिएगा बढ़ाया था 50 बेसिस पॉइंट। और देखिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक के लिए ट्रिकी चीज़ ये है ना, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए अगर इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो इकोनॉमी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है वो और ज़्यादा रिसेशन के गर्त में चली जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो चला है यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स के लिए। तो इसीलिए ये डेटा भी देखना ज़रूरी होगा कि किस तरह की वो कह लीजिए किस तरह की वो स्टांस अपनाते हैं। लास्ट फ्राइडे को देखते हैं दोस्तों, फ्राइडे को तो फॉरेक्स रिजर्व का डेटा आएगा, और आपको पता होगा हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगातार कम हो रहा है। रीज़न अगर करेंटली मैं बात करूं तो लेटेस्ट जो डेटा था दोस्तों वो $561 बिलियन था, $564 बिलियन से कम हो गया था। रीज़न आरबीआई ने रुपये जो लगातार गिरा था उसे सपोर्ट करने के लिए जो उनके पास जो रिजर्व रखा है उसे मार्केट में लाए थे, ठीक है। इसका भी डेटा फ्राइडे को रिलीज होगा। तो बड़ा ही आप कह सकते हैं इवेंटफुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीक है। पिछले हफ्ते की भी कुछ आपको मैंने डेटा बताए। तो यदि आपको ये मेरी पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और यहाँ तक जुड़े रहे, अपना बहुत कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।